नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। 24 की खबर में शुरुआत करते हैं चुनाव से जुड़ी, सियासत से जुड़ी और उन तीखी बयानबाजियों की खबरों से जो लगातार इस वक्त सुर्खियों में है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा कि चावल, कोयला, शिक्षकों की नियुक्ति में घोटाला हुआ। ये झूठ बोलने वाली, धोखा देने वाली और भ्रष्टाचार करने वाली सरकार है। लगातार बीजेपी के नेता छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार पर जमकर प्रहार कर रहे हैं और जिस तरह से महादेव ऐप का इस दौरान चुनाव के वक्त में जिक्र हुआ है और उसका मामला निकलकर सामने आया है, तो उसके बाद से लगातार और ज्यादा तीखी तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार पर बीजेपी के नेता हमलावर हैं। झूठ बोलने वाली सरकार, ये धोखा देने वाली सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, इसको रहने देना है क्या? नहीं। मौका आ गया है भेजने का कि नहीं आ गया है? अब मौका आया है सुनीति राठिया को रायपुर भेजने का और चुनाव जिताने का और कमल खिलाने। झूठ बोलने वाली सरकार, ये धोखा देने वाली सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, इसको रहने देना है क्या? नहीं। मौका आ गया है भेजने का कि नहीं आ गया है? तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी छत्तीसगढ़ में कहा कि मैं स्तब्ध हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी दुबई के हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। कल रात महादेव ऐप चलाने वाले व्यक्ति ने खुलासा किया कि उन्होंने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की घूस दी है। भूपेश बघेल की जो सहयोगी हैं सौम्या जी, वो वर्तमान में हिरासत में है एक और घोटाले के लिए, कोयला घोटाले के लिए। एक और पत्रकार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो भूपेश बघेल जी से देभर परिवार के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछ रहे हैं और ये वो परिवार है जो शराब घोटाले में लिप्त है। तो जिनको भूपेश जी जानते हैं, भूपेश जी ने स्वीकार किया है, वो जानते हैं, वो प्रदेश में 2000 करोड़ का घोटाला शराब के माध्यम से कर चुके हैं। भूपेश बघेल जी जो नाटक कर रहे हैं कि नहीं जानता, उससे 500 करोड़ रुपए वसूल लिया है। इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं कांग्रेस के सभी दिल्ली के नेता लोग, क्या कहेंगे? क्या कहना, उनका कहना है कि बघेल जी को और पैसा यूज करने दो। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसी को बदनाम करने के लिए जिस तरह से ईडी ने प्रेस अभिव्यक्ति जारी की है, इसमें निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी ही ईडी है और ईडी ही बीजेपी है। ईडी को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। राजस्थान में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह तक कह दिया कि इस बार चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का नहीं है, बल्कि ईडी वर्सेस कांग्रेस का है। और इसी तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ईडी को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। भाई, जिस प्रकार से ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है किसी को बदनाम करने के लिए, तो निर्वाचन आयोग को समय उसमें संज्ञान लेना चाहिए। वीडियो का जो टाइमिंग है उस पर भाई, वीडियो जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करती ईडी और वीडियो जारी करती बीजेपी, तो ईडी ही बीजेपी है, बीजेपी ही ईडी है। अपने बयान में भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी ही बीजेपी है और बीजेपी ही ईडी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक और बयान दिया और कहा कि इसकी जांच, महादेव ऐप पर इसकी जांच 2 साल से चल रही है। जब तक ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रोक नहीं लगेगी तब तक नहीं रुकेगा ये। केंद्र सरकार को इनकी पहचान कर इनको बंद करना चाहिए। इनका फायदा तो इस प्रकार की कहानी डलवाने में ही उनको राजनीतिक फायदा होगा। 2 साल से इसकी जांच चल रही है। उन्होंने एक ऐप बंद किया जो कि भारतीय सर्वर में प्ले स्टोर पर पहले से नहीं है। इनकी मंशा बंद कराने की नहीं है, ये लोग अपने कस्टमर को एपीके बेचकर सट्टा खिलाते हैं। इस पर कार्रवाइयां करना चाहिए और पूरे देश में सभी ग्रुप को प्रतिबंधित करना चाहिए, बंद करवाना चाहिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी संचालित होता है जो अभी भी चल रहा है। जब तक ऑनलाइन बेटिंग बंद नहीं होगा। महादेव ऐप जिस पर सट्टेबाजी के आरोप हैं, इस पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो काफी सुर्खियों में रहे, विवादों में रहे, वो भी कहते हैं कि आसानी से कहते हैं कि चुनाव का समय है इसलिए ईडी छापेमारी कर रही है। तो क्या चुनाव के दौरान ईडी, सीबीआई, पुलिस को काम करना बंद कर देना चाहिए? वो डरे हुए हैं क्योंकि वो फंस गए हैं। लगातार मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। ईडी ने एक घोटाला निकाला है
लेकिन इस समय बड़ी आसानी से ये लोग कह देते हैं कि ये चुनाव का समय है। तो क्या चुनाव के समय ईडी को अपना काम बंद कर देना चाहिए, पुलिस को अपना काम बंद कर देना चाहिए, सीबीआई को अपना काम बंद कर देना चाहिए, न्यायपालिका को ठप कर देना चाहिए? और हमको लगता है कि ये लोग फंस चुके हैं। 508 करोड़ का घोटाला महादेव ऐप के नाम पर महादेव का वो भी उन्हीं के किसी आदमी ने बयान दिया है जी। किसी के पास कुछ पैसा बरामद। एक तरफ राजस्थान में कांग्रेस को अपनी सत्ता बचाने की कोशिश करनी है तो दूसरी तरफ बीजेपी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। राजस्थान चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। राजस्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महादेव ऐप मामले पर, जो छत्तीसगढ़ का मामला है, उन्होंने कहा कि इनको कुछ भी करने दो, कांग्रेस जीतने वाली है। ये सब पर आरोप लगा रहे हैं, वो किसको छोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा कि वो किसी को नहीं छोड़ रहे, सब पर आरोप लगा रहे हैं। जिनको बीजेपी को जो करना है वो करती रहे। देखो, उन्होंने कुछ भी करने दो, कांग्रेस जीतने वाली है। और उन्होंने हर भगवान को याद करे तो भी कांग्रेस आएगी वहाँ। जो एलिगेशन लगा रहे हैं 508 करोड़ रुपए लिए, इस तरह के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। अरे ये सबको लगा रहे हो, किसको छोड़े हैं? वो महादेव को भी नहीं छोड़े। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वो सब पर आरोप लगा रहे हैं, किसको छोड़ रहे हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केरल में 76 साल तक लगातार सरकार बदलती थी, सिर्फ कोरोना के मैनेजमेंट की वजह से वहां की जनता ने सरकार रिपीट कर दी। हमारा कोरोना का मैनेजमेंट शानदार और बेहतर था, जिसके चलते हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार राजस्थान में रिपीट होगी। 76 साल से लगातार वहाँ पर 1 by 1 सरकार बदलती थी, सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मैनेजमेंट के कारण से वहाँ की जनता ने सरकार रिपीट कर दी। अगर वहाँ की जनता ने कोरोना के मैनेजमेंट में कर दी तो हमारा मैनेजमेंट और शानदार बेहतर था। WHO तो तारीफ करी भिलवाड़ा मॉडल की, तो क्यों नहीं हम उम्मीद करें जनता से कि जब केरला में सरकार 70 साल के बाद में रिपीट हो सकती है, यहाँ तो हमने एक के बाद एक स्कीमें दी है, सब ट्रिक पर है, गारंटी दे रहे हैं, क्यों नहीं रिपीट होगी हमारी? अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कोरोना में हमारा भी मैनेजमेंट अच्छा रहा था, काम अच्छा रहा था, इसलिए हमें भी उम्मीद है कि जनता हमें रिपीट करेगी। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत का बयान। तो वहीं कांग्रेस के एक नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अब बीजेपी में और केंद्रीय मंत्री हैं, और वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं, लगातार कमलनाथ पर निशाना साध रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की टिप्पणी पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये किसका अधिकार है, ये किसका अहंकार है? वो जनता ने जवाब दे दिया है। जब 15 महीने पहले महापौर का चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस 35 साल बाद जीती थी। मध्य प्रदेश के चुनाव में बयानबाजी बहुत तीखी हो चुकी है और लगातार एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। किसका क्या एरोगेंस है, जनता ने बता दिया, उनको जवाब दे दिया। जब महापौर का चुनाव हुआ था 15 महीने पहले, कांग्रेस 35 साल बाद जीती। किसका एरोगेंस था ये, किसका क्या एरोगेंस है, जनता ने बता दिया, उनको जवाब दे दिया। जब महापौर का चुनाव हुआ था 15 महीने पहले, कांग्रेस 35 साल बाद जीती। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के 2 पार्ट हो गए हैं, एक पार्ट दिग्विजय सिंह का और एक पार्ट कमलनाथ का, और दोनों के पार्ट कांग्रेस पीस रही है। दोनों के पार्ट कांग्रेस पीस रही है। कांग्रेस को लेकर गुटबाजी को लेकर, कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर हर राज्य में सवाल उठते हैं। हरियाणा में भी आपको मालूम है कि कांग्रेस की गुटबाजी की चर्चा होती है, तो इसी तरह की चर्चा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। कांग्रेस ऐसा दलदल क्यों बन गई कि जिसमें इंडी गठबंधन ही धस गया, फंस गया? कोई आप पे भरोसा नहीं कर रहे तो प्रदेश कैसे भरोसा करेगा? और मैडम प्रियंका गांधी जी, आप जब आती हो मध्य प्रदेश में झूठ की दुकान खोल देती हो। पिछली बार आपने झूठ बोला कि मध्य प्रदेश में 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार मिला। अब झूठ बोले कौवा का। वहीं ग्वालियर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां सरकारी कर्मचारियों को समय से वेतन मिलना मुश्किल हो जाता है। जो योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लागू की हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के किसी भी राज्य में इतनी योजनाएं किसी मुख्यमंत्री ने नहीं लागू की हों।
चाहता हूं मेरे बहन भाइयों, चाहे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, जाकर देख लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जाकर देख लीजिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। जहां जहां इनकी सरकारें हैं, उन राज्य सरकारियों के सरकारी कर्मचारी, उन राज्य के सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलना भी समय से मुश्किल हो जाता है। ऐसे हालात उन राज्यों में पैदा होते हैं। लेकिन जहां जहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरे भाइयों, कोई यह शिकायत नहीं कर सकता। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान में सरकार चलाने की। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जब दोनों पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं तो अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। राजस्थान के हवाले से उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। दोनों पार्टियों की तरफ से लगभग अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। इस बीच दोनों ही पार्टियों में कुछ ऐसा भी रहा कि अपने अपने प्रत्याशियों की टिकट बदल दी गई घोषणा करने से के बाद, और इसके अलावा कुछ ऐसे टिकट थे जो लास्ट मोमेंट तक भी घोषित नहीं किए गए। लेकिन अब गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं कि अब मैं कह सकता हूं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन और सारे प्रत्याशियों की घोषणा के बाद में, जब दोनों पार्टियों के सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, अब मैं आश्वस्त नहीं विश्वस्त हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उज्जैन में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की बात कही और जिक्र किया और कहा कि मध्य प्रदेश में तो हर रोज 17 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है सरकार। अब आपके सामने चुनाव है, आप चुनिए कि क्या आपको फिर से इन्हें 5 साल देने हैं कि आप पर भ्रष्टाचार, अत्याचार और अपराध बढ़े। होता है उज्जैन में, हर दरवाजे को खटखटाती है, मदद मांगती है, कोई उसकी चीख नहीं सुनता, कोई उसकी मदद नहीं करता। महिलाओं पे मेरी बहनें, इतना अत्याचार है मध्य प्रदेश में। आज हर रोज 17 महिलाओं का बलात्कार होता है आपके प्रदेश में, हर रोज। सुरक्षा ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आरक्षण की, लेकिन सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो अब आप समझिए कि आपका प्रदेश कहां पे है। 18 सालों से आपने देखी है भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश के चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती भी उतर चुकी हैं। एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग को पूरा लाभ दिलाने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। आज चुनाव के दौरान पिछड़ों का वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातें हवा हवाई हैं, इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। के दौरान खास तौर से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ये कहते हैं कि अति पिछड़े वर्ग को पूरा लाभ दिलाने के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए, जातीय जनगणना। लेकिन शायद इन्हें ये मालूम होना चाहिए और अपने लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए कि जब अंग्रेजों के जाने के बाद केंद्र में लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी पावर में रही, तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान सबसे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादियों ने पहले ही दिन कह दिया था कि इंडिया गठबंधन की ताकत पीडीए बनेगा। पीडीए की ही ताकत है जो बीजेपी को दिल्ली से हटाने का काम करेगी। पहले दिन से समाजवादियों के सिद्धांत के बारे में जाना होगा तो समाजवादियों ने पहले ही दिन कह दिया था कि इंडिया गठबंधन की ताकत पीडीए बनेगा और पीडीए ही स्ट्रेटेजी है जो इंडिया गठबंधन या किसी गठबंधन को ताकत देगा। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे जो देश में माहौल बन रहा है, पीडीए की ही ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से हटाने का काम करेगी। आपने अगर हमारी पहले दिन से, इसीलिए मैंने कहा, अगर पहले दिन से आपने हमारी खबरों को और समाजवादी पार्टी के सिद्धांत को समझा होगा।
वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा कि जो गठबंधन बना है वो अब धीरे धीरे बिखरने लगा है। इस गठबंधन की इच्छा लोगों की सेवा करना नहीं, इनकी इच्छा अब मेवा खाने और परिवारवाद वाली पार्टी की है। बनाया है वो धीरे धीरे बिखर रहा है और इलेक्शन आने तक पूरे तौर से बिखर जाएगा। हमने तो शुरू से कहा है कि इनकी इच्छा लोगों की सेवा करना नहीं, इनकी इच्छा सिर्फ मेवा खाने की है। सब मेवा खाने वाले परिवारवाद वाली पार्टियां हैं। जनता से इनको कोई सपोर्ट मिलता नहीं है और समझ रहे हैं जनता परिवारवादी पार्टी से दूर रहना चाहती है और जो भी सत्ता में मेवा खाने के लिए आते हैं उनको सत्ता से दूर रखते हैं। अब इनको ये डर लगने लगा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश हो और भी जहाँ इलेक्शन हो रहा सब जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है और इसलिए घमंडिया गठबंधन में फूट दिखने लगा है। जाति आधारित सर्वे को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि वो कह रहे हैं कि पिछड़ों और अति पिछड़ों की संख्या कम हो गई और यादवों की संख्या बढ़ गई है। क्या यादव पिछड़े नहीं हैं? वो किस आधार पर कह रहे हैं कि क्या बढ़ाया और क्या घटाया गया है? लगातार जाति आधारित जनगणना को लेकर देश में सियासत गर्म है। बीजेपी की तरफ से लगातार बिहार सरकार की तरफ से जो जातीय जनगणना कराई गई उस पर निशाना साधा जाता रहा है। बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया तो कौन सा आधार पे बोल रहे हैं? अनुमान है। हम लोग के पास तो साइंटिफिक आंकड़ा है भाई, उनके पास कौन सा आंकड़ा है? ये ना बताइए बढ़ाया या घटाया, किसी बेस पे ना बोलेंगे। कौन से बेस पे बोल रहे हैं? सब बकवास। और आपको भी पता है अगर बढ़वाना होता तो नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो कुर्मी समाज का और नहीं बढ़ा दिया जाता। कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराने के राहुल गांधी के बयान पर हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राहुल गांधी शीर्ष नेता हैं और जब कोई बात कर रहे हैं तो उसका कोई मायना है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस जीत रही है। भाजपा की चिंता है कि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों की सत्ता कैसे हासिल की जाए। राहुल जी हमारे नेता हैं, हमारे शीर्ष नेता हैं। वो जब कोई बात कर रहे हैं तो उसका कोई मायना है और इस समय 5 राज्यों के चुनाव लड़े जा रहे हैं और चाहे वो मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे मिजोरम है या तेलंगाना, 5 राज्यों में कांग्रेस जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता ही यही है कि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्य कांग्रेस की झोली में आ रहे हैं। एक वायरल वीडियो में कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर के करोड़ों के लेन देन की बात सामने आई। इस पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार बीजेपी पर और नरेंद्र सिंह तोमर पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर घूस की मांग करते हुए प्रतीत होते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को इस मामले का संज्ञान लेकर वीडियो देखनी चाहिए और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहती हूँ कि 100 करोड़ 39 करोड़ की डील हो रही है, किसी त्यागी नाम के खनन के लोगों से बात हो रही है। ये भी बात हो रही है कि कृष्ण मेनन के घर का पता चाहिए। प्रधानमंत्री जी बजाते रहते हैं और उनकी नाक के नीचे ये कार्रवाई हो रही है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के अन्य मंत्रियों के कहां तक तार जुड़े हुए हैं, कहां तक साठगांठ है, इसका मामला सामने आना जरूरी है। भ्रष्टाचार का झुंझुना प्रधानमंत्री जी बजाते रहते हैं और उनकी नाक के नीचे ये कार्रवाई हो रही है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के अन्य मंत्रियों के कहां तक तार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भूख की कगार में देश के करोड़ लोग आज जर्जर हालत में हैं। विश्व के रिपोर्ट में प्रतीत होता है कि 117 देशों में भूखमरी सूचकांक पर हमारा देश 107वें नंबर पर आ गया है। 23 करोड़ लोग पीएम मोदी के समय में गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और हमारी ये शिकायत है कि जब पीएम मोदी सदन में कहते हैं कि आप नौकरी देने में सक्षम होंगे, वो इसी मकसद के साथ चलते हैं, लेकिन आज पीएम मोदी स्वीकार कर रहे हैं कि गरीबी को रोकने के लिए कोई काम नहीं हो रहे, रोकथाम नहीं है, गरीबी बढ़ती जा रही है। स्वीकार कर लिए हैं कि देश में गरीबी की कोई रोकथाम नहीं है, गरीबी बढ़ते जा रहे हैं और उन लोगों के लिए राशन की जरूरत है। खासकर जो राशन की व्यवस्था
और जो गरीब लोगों की मुफ्त में राशन की व्यवस्था, सस्ते में राशन की व्यवस्था। राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे पर उत्तराखंड में सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचे। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि निजी दौरा है, इसको राजनीतिक रूप से न देखा जाए। तो वहीं राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने राहुल गांधी की इस दौरे को, इस यात्रा को चुनावी स्टंट करार दिया है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को चुनाव के समय ही धार्मिक संस्थान याद आते हैं। वहीं बीजेपी के बयानों पर कांग्रेस ने बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी से ऐसी तुच्छ मानसिकता की उम्मीद नहीं थी। देवभूमि की परंपरा अतिथि देवो भव की है। राहुल गांधी इस दौरान लोगों से मिलते भी नजर आए और लोगों को चाय भी बांटते नजर आए। और उन्हीं के इस दौरे के साथ ही उत्तराखंड की सर्द वादियों में सियासत गर्माहट के साथ आगे बढ़ रही है और बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। गोपाल राय ने कहा कि भाजपा अगर सही समय पर काम कर लेती तब भी ये नौबत नहीं आती, इसी समय पर भी काम कर लेती तब भी नौबत नहीं आती। बीजेपी सरकारों की तरफ से ही दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सीएनजी बसें चला रहा है, लेकिन भाजपा सरकारें आज भी डीजल बसों को दौड़ा रही हैं। दिल्ली में जनरेटर के सेट नहीं है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर जनरेटर सेट के धुओं की मार दिल्ली झेल रहा है। बीजेपी अगर इसी समय काम कर लेती ना, साल भर की तो बात छोड़ दो, तब भी ये नौबत नहीं आती। बीजेपी के सरकारों के निकम्मेपन की मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली सीएनजी की बस सड़क पे दौड़ा रहा है, लेकिन डीजल की बसें आज भी भाजपा की सरकारें दौड़ा रही हैं, उसका मार दिल्ली झेल रहा है। दिल्ली के अंदर जनरेटर सेट नहीं है, लेकिन पूरे यूपी और हरियाणा के। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की समस्या सामने आई है। हर साल वादे होते हैं। इससे पहले जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तब भी आरोप लगाए गए थे, लेकिन कोई काम नहीं कर रही। दिल्ली की जनता घुटने के लिए मजबूर हो गई है। गैस चैम्बर में दिल्ली तब्दील हो गया, तो आप 12 बजे मीटिंग करने जा रहे हैं और केंद्र सरकार को तो फुर्सत ही नहीं है, वो चुनाव प्रचार में लगी हुई है। दिल्ली को हवाले कर दिया है जहरीली गैसों के। मैं मानता हूं कि आज जो कष्ट, जो यातना सहनी पड़ रही है दिल्ली वासियों को या आसपास के नोएडा, ग्रेटर नोएडा या एनसीआर में, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की है। दोनों ने चुनाव को। हरियाणा सरकार की तीर्थ दर्शन यात्रा योजना पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि हमारा धाकड़ हरियाणा हर योजना के कार्यान्वयन में पूरी तरह सक्षम है। दिल्ली में प्रदूषण की जिम्मेदारी लेते हुए आपको नागरिकों की सुरक्षा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संकट में दिल्ली छोड़कर प्रचार करना आपकी गैर जिम्मेदारी है। दिल्ली का शासन चलाने में आपको कोई तकलीफ आए तो पूछ लीजिएगा, आपकी मदद करने में हमें बड़ी खुशी होगी। दरअसल इसी तरह का एक ट्वीट, एक पोस्ट एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने किया था कि जो यात्रा, तीर्थ यात्रा योजना शुरू की गई है, ये दिल्ली सरकार से सीखकर बीजेपी की सरकारें कर रही हैं और अगर इस यात्रा में किसी तरह के सहयोग की जरूरत पड़े तो हमसे पूछ लीजिएगा इसके कार्यान्वयन पे। इसी तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि आपको दिल्ली में सरकार चलाने में किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। वहीं तीर्थ यात्रा योजना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उन्होंने समर्थन किया और कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरह से बयान दे रहे हैं, इस योजना को तो हमने शुरू किया था 2012 में और तब आम आदमी पार्टी वजूद में भी नहीं आई थी। ये उनका ट्वीट था। अरविंद जी, झूठ के अपने शीश महल से बाहर निकलिए और आंखें खोलकर देखिए। जब आपका अस्तित्व भी नहीं था तब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करवा रही है। तब से
भाजपा की हमारी सरकार ने 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की थी, जो हम हवाई जहाज से भी योजनाएं करवाते हैं। और लगातार इस मुद्दे पर भी दिल्ली और हरियाणा सरकार के बीच बार पलटवार शुरू हो चुका है और सरकार चलाने के साथ यात्रा में किसी तरह की दिक्कत ना आए, इस पर सुझाव देने की बात हो रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।